नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद की, जहां एक ओर आरक्षण बचाओ संगठनों ने भारत बंद की मुहिम छेड़कर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक घमासान भी देखने को मिला। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे देश के 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने किन नेताओं पर दांव लगाया। साथ ही तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे बांग्लादेश में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के शिफ्ट होने के बाद आखिर किस देश को मिलने जा रही है विश्व कप की मेजबानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। विभिन्न संगठनों की ओर से 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान पर कई स्थानों पर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बंद का आह्वान दलित और आदिवासी संगठनों ने किया था। प्रदर्शन के दौरान कई जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। बिहार में पुलिस को कई जगह लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं आरक्षण बचाओ संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल था। भारत बंद का असर, SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। भारत बंद का असर सुबह से ही दिख रहा है। पटना में इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उधर बिहार के नवादा से लेकर अरवल तक बाजारें बंद रही और NH को जाम कर दिया गया। इस भारत बंद को RJD, सपा, BSP, JMM और भीम आर्मी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आज के भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर रही और प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें, देश भर के 21 संगठनों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है। 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है, SC/ST के संविधान में जो संशोधन करने का और क्रीमी लेयर लागू करने का जो प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसी के खिलाफ हम लोग सड़क पर खड़ा है। और सरकार से हम लोगों की पार्टी की नेत्री सुश्री बहन मायावती जी ने सरकार पर सबसे पहला ट्वीट किया था और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश किया कि आप संविधान में जरूरी संशोधन करके SC/ST कानून को यथावत लागू किया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया है, तो बहन मायावती जी ने भारत बंद का ऐलान किया है। और बहन मायावती जी ने पूरे देशवासियों से और OBC SC/ST के लोगों से आह्वान किया है कि आप लोग सड़क पर उतरिए, तब जाकर ये मोदी सरकार सुनेगी और संविधान की धारा 141 और 142 में संशोधन करके इसको SC/ST कानून को अनुसूची 9 में डाले, ताकि संविधान से कोई छेड़छाड़ न कर सके। आज संपूर्ण भारत को बंद किया गया है क्योंकि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है, बाबा साहब के संविधान आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 के विरोध में आया है। इसके विरोध में हम लोग जो है भारत को बंद किए। हम लोग आक्रोश संविधान को लेकर चल रहे हैं, तो संवैधानिक ढंग से हम भारत को बंद करा रहे हैं। असंवैधानिक कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं। पूरा भारत जाम है। ट्रेन भी रोक दिया गया है। नरेंद्र मोदी बहुत से ट्रेन को रद्द भी कर दी। देखिए, ST/SC वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता का अधिकार के तहत आरक्षण दिया था। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए दिया था। मुझे लगता नहीं कि अभी तक उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाई है। बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी हमारे लोग पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वर्ग से कोई आज तक जज नहीं बन पाया है। बड़े उद्योगपति कोई नहीं बन पाए। बड़े मीडिया घराना, मीडिया ग्रुप कोई नहीं खड़ा कर पाया। तो बहुत सारा क्षेत्र है जहां आज भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है। इसलिए व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो बोल रहे हैं हमारे मित्र, उनको या तो पूरी जानकारी नहीं है या तो पूरा जानबूझ करके वो
इसमें अनभिज्ञता जाहिर करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से इस प्रकार की टिप्पणी आए हैं आरक्षण को समाप्त करने जैसी बात को लेकर के, और कितना क्या 300 से पार होने पर समाप्त करने जैसी बात कुछ कह कर के लोगों को डराने का खूब कोशिश हुआ है। लेकिन खैर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने अधिकार के प्रति सजग हैं और सब एकजुट होकर के आज भारत बंद का आह्वान किए हैं। सभी लोगों को अगर इस वर्ग का है तो उसमें आकर के अपना समर्थन देना चाहिए और अपने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ कुछ बात करने से बचना चाहिए। उसमें वो भी करने वाला मुखर रूप से मैं ही था। हमारी मांग ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने और क्रिमिनल लगाने का आदेश पारित किया है। हम लोग बंदी के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वे SC/ST में जो वर्गीकरण करने का आदेश को पलट दे और जो OBC में जो क्रीमी लेयर है उसको क्रीमी लेयर हटाने का काम करे। साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो एक ही वर्ग के लोग हैं वहाँ पर, उसमें ज़रूरत है कि वहाँ पर वर्गीकरण हो, वहाँ भी SC/ST OBC का लोग जज बने। वो एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, सेवा आयोग का गठन हो। जिस तरह से UPSC का जो है एग्जाम के बाद लोग अधिकारी बनते हैं, उसे एक कंपटीशन के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो। तेजस्वी यादव ने किया क्रीमी लेयर का विरोध। वहीं क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था तभी विरोध किया था। क्रीमी लेयर सरासर गलत है। इसको लेकर के तो हम लोगों ने लगातार जो है आवाज़ उठाया। आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो हमने ये साफ तौर पे बोला था, ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है, इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया। लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। एकल पद करके कृषि विभाग में हमने कल भी मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भी देखा, 368 पदे हैं, उसको एकल पद कर दिया गया। ना OBC रहेगा, ना SC रहेगा, ना ST रहेगा। तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। और आप लोग भी जानते हैं जो लेटरल एंट्री की जो बात हुई, इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इशू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, संविधान जो है संविधान बचा रहे, आरक्षण लोगों को मिलता रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मांझी जी, हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? भारत बंद को अखिलेश यादव का समर्थन। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट पर लिखा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। भारत बंद को मायावती का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भारत बंद के आह्वान का बीएसपी ने भी समर्थन किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और भारत बंद को एक बार फिर समर्थन दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा, बीएसपी का भारत बंद को समर्थन क्योंकि
भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC/ST के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष व आक्रोश इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील। SC/ST के साथ ही OBC समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा कांग्रेस अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ भी कोई खिलवाड़ न करें। चिराग पासवान भी समर्थन में उतरे। उधर भारत बंद को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी समर्थन हासिल रहा। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी क्रीमी लेयर के खिलाफ देश के कई संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का शांतिपूर्ण समर्थन करते हैं। चिराग ने अपनी पोस्ट में लिखा, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में नैतिक रूप से समर्थन करती है। समाज के शोषितों और वंचितों के हक की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी सड़क से लेकर सदन तक सदैव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र की NDA सरकार भी शोषितों और वंचितों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। विगत दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला किया गया था कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसे ही रहेगा। आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस फैसले का मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिक्रिया। वहीं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 2 भाग हैं, एक क्रीमी लेयर का और दूसरा अनुसूचित जाति के सब कैटेगरी का। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। वहीं भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री और RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर केंद्र सरकार अपना पक्ष संसद में रख चुकी है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके 2 पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन 2 विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब SC/ST के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के MP भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC/ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर SC/ST में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है। तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और उसमें 2 शर्तें लगा दी। क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य, और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते, जो SC का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया। अब जैसे आपका लेटरल एंट्री का भी विवाद फैलाया। जब लेटरल एंट्री में तो सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन उसको भी क्लियर किया मोदी जी ने। और आपने कल जो लेटर जो जारी हुआ उसमें देखा होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि BSP सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे हैं। देखिए, पोलैंड
प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को ऑर्गेनाइज किया है और राष्ट्रीय हित में जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उससे बहुत चीज़ें फ्लो करती हैं। उनके जाने के पहले और उनके जाने के बाद जो मोमेंटम बनता है, कई सारे समझौते और करार होंगे, उसका लाभ इंडस्ट्री को भी मिलेगा, उसका लाभ जो भारतीय मूल वहाँ निवासी हैं आज उनको मिलेगा, वहाँ हमारी कम्युनिटी को मिलेगा और देश को मिलेगा। बिहार में एसडीएम पर ही बरसाती लाठी। वहीं भारत बंद को लेकर पटना में प्रदर्शनकारियों को शांत कर रही पुलिस कर्मियों ने एसडीएम पर ही लाठियां बरसा दी। इस कारण थोड़ी देर के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। एसडीएम पर लाठी भांजते जब सीनियर पुलिस अफसर ने देखा तो जवानों को उनसे अलग किया। इसके बाद एसडीएम साहब भी तमतमा गए। फिर जवानों ने एसडीएम से माफी मांगी और कहा कि गलती से हो गया सर। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ। क्या है संगठनों की मांग? सरकारी नौकरी में एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी किया जाए। भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। संसद में नया एक्ट पारित किया जाए और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह साफ कहा था कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NB न्यूज। 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर नामांकन। देश के 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवारों ने 8 राज्यों में 9 राज्यसभा सीटों पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के जरिए भले ही सियासी समीकरण साधने का दांव चला हो, लेकिन अपने नेताओं से ज्यादा दल बदलुओं और दूसरे राज्यों के नेताओं पर भरोसा जताया है। बिहार, राजस्थान और हरियाणा में राज्यसभा की उम्मीदवारी आस लगाए बैठे नेताओं को बीजेपी ने जोर का झटका दिया है और उनकी जगह पर दूसरे दलों से आए नेताओं को कैंडिडेट बनाया है। किरण चौधरी ने हरियाणा से किया नामांकन। हरियाणा में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। जननायक जनता पार्टी के कुछ बागी विधायकों ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। चौधरी के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली समेत कई नेता मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ ही साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू का नामांकन। वहीं राजस्थान में बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा, इतना प्यार राजस्थान के विधायकों ने मुझे दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही खुशी से ये बात कह सकता हूँ भी इतना प्यार, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत जो हमारे राजस्थान के एमएलए साहबानों ने दी है, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। तो जैसे आपने ये कहा, सबसे पहले तो क्योंकि इनकी वजह से ही मैं राज्यसभा राजस्थान से चुना जाऊंगा। बिल्कुल ये भी ठीक है भी दूसरी पार्टियों ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, इसलिए बीजेपी की यहाँ।
मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन का नामांकन। उधर मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से यह जिम्मेदारी लूंगा और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। Express my gratitude to the Prime Minister Modi ji and the central BJP leadership, Madhya Pradesh Mukhyamantri Mohan Yadav ji, our VD Sharma ji and entire leadership of Madhya Pradesh for suggesting my name and nominating my name to the Rajya Sabha. मनन कुमार मिश्रा ने बिहार में किया नामांकन। वहीं बिहार में राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा ने नामांकन करने के बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मैं पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा। देखिए, अभी तो मैं समझता हूं कि बिहार में हमारी सरकार है। पहले तो हमारे सामने चुनौती है कि बिहार का जो विकास जिस ढंग से होना चाहिए, रफ्तार अच्छी है, उसमें और गति लानी है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन। वहीं दूसरी तरफ बिहार से एनडीए उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। लगातार हमने पहले सदन की सड़क तक आवाज उठाई है। इस बार फिर से सदन में जाने का मौका मिला है। हम कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके नई व्यवस्था लाने की बात फिर से करेंगे और इसका एक परिणाम तक इसको हम पहुंचाएंगे। बीजेपी ने खेला दल बदलुओं पर दांव। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में दूसरे दलों से आए नेताओं पर बड़ा दांव खेला है। हरियाणा से बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशी किरण चौधरी को बनाया है, जो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आई हैं। इसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। हालांकि बिट्टू को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी उतारा था, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है और अब राज्यसभा के रास्ते उन्हें संसद भेजा जा रहा है। इसी प्रकार बिहार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। मनन मिश्रा कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। उधर ओडिशा से ममता मोहंता को बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो बीजेडी छोड़कर आई हैं। इसी के साथ ओडिशा से राज्यसभा जाने वाले बीजेपी के संभावित नामों पर विराम लग गया है। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेज रही है, जो केरल से आते हैं। कभी जनता दल से हुआ करते थे, लेकिन लंबे समय से बीजेपी में हैं। ऐसे में बीजेपी में राज्यसभा जाने की आस लगाए बैठे कई नेताओं की उम्मीद पर पानी फिर गया है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। और अब बात क्रिकेट की। आईसीसी ने बांग्लादेश के खराब हालात को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। बांग्लादेश में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होना था, जो अब वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीसी की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में इस बात को कंफर्म किया गया है कि बांग्लादेश में होने वाला 2024 का वुमेन टी20 वर्ल्ड कप अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इस तरह बांग्लादेश मेजबानी के रेस से बाहर हो गया। ये टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक यूएई के दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूएई में होगा टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 के आयोजन को लेकर कई देश रेस में लगे हुए थे, जबकि इस बार टूर्नामेंट बांग्लादेश में होना था। लेकिन कई दिनों से चल रहे अटकलों के बाद आईसीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि महिला टी20 वर्ल्ड कप का नवा एडिशन अब यूएई में होगा। हालांकि टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार बांग्लादेश के पास ही रहेगा। बता दें कि 3 से 20 अक्टूबर के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप यूएई के 2 वेन्यू में खेला जाएगा, जिसमें दुबई और शारजाह शामिल है। बांग्लादेश में शांति के कारण वर्ल्ड कप स्थानांतरित। आईसीसी ने बांग्लादेश में व्याप्त शांति के कारण महिला टी20 वर्ल्ड कप को यूएई में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी जोफ एलार्डिस ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में महिला टी20 वर्ल्ड कप होस्ट न कर पाना शर्म की बात है, क्योंकि हम जानते हैं बांग्लादेश ने एक यादगार आयोजन किया होगा। इसके साथ ही जोफ एलार्डिस ने आगे कहा, मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की टीम को बांग्लादेश में इस आयोजन की मेजबानी के लिए हर संभव रास्ता तलाश करने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं।
लेकिन हिस्सा लेने वाली कई टीमों की सरकार की यात्रा संबंधी सलाह के कारण यह मुमकिन नहीं था। हालांकि यह मेजबानी का अधिकार बरकरार रखेंगे। हम भविष्य में बांग्लादेश में आईसीसी वैश्विक आयोजन की उम्मीद करते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई हाल के वर्षों में क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जहां कई क्वालिफायर टूर्नामेंट के साथ साथ 2021 में ओमान के साथ आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की गई है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध हो रहा था। इसी विरोध के बीच वहां सरकार का तख्ता पलट हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थी, जिसके बाद पूरे देश में हिंसा देखने को मिली, जिसमें करीब 230 से अधिक लोगों की मारे जाने की भी जानकारी सामने आई थी। हालांकि अब देश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय में बांग्लादेश फिर से आईसीसी के कई अहम टूर्नामेंट की मेजबानी करता दिखाई दे सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क ANB न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।